गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग अनुष्का जी, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग सोनाली जी, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज हम लोग 26 जुलाई 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। 24, आज 24 तारीख है। आज 24 तारीख है। 24 जुलाई का न्यूज़पेपर देखेंगे। 26 जुलाई गलती से मुंह से निकल गई, है ना। तो 24 जुलाई का न्यूज़पेपर हम लोग देखेंगे आज। उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पेशली आज हम उन चीजों को देखेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से सुनना। ठीक, तो हमने अभी 2-3 दिन पहले देखा था कि आईसीआई आया है, यानी कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज आया है। उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, है ना। तो चेंजेस जितने भी हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह, एमसीक्यू की तरह आ सकते हैं, है ना। प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ जल्दी आओ भाई। ठीक, तो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले तो कौन रिलीज करता है किसको, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को कौन रिलीज करता है। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ, डीपी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, आईआईटी प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। पीसीएसजे के अंदर जो मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर जीएस में एब्रीवेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म पे ध्यान रखना है डीपीआईआईटी का, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये क्या है, इंटरनल ट्रेड और इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा है ना। और किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक है, मोस्टली जितने भी हम लोग इस टैक्स देखते हैं वो मॉस्फी रिलीज करता है। इसका स्पेशली अलग से ध्यान रखेंगे कौन रिलीज करता है इसको, आईसीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अलग है, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नई सीरीज 2022-23 के बेस पे निकाली गई। ठीक है, ये नई सीरीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। जब पहले सीरीज आई थी लगातार कई साल तक एग्जाम्स में वो आया था, क्या आया था कि नई सीरीज क्या है, तो पहले पूछा जाता था 2011-12। अब हमने जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी सबकी सीरीज को क्या किया, अपग्रेड कर दिया है 22-23, 2022-23। किसी किसी की अलग है, स्पेसिफिकली उनको हम लोग जब देखेंगे तब याद करना। सबकी एक ही याद मत कर लेना 22-23, लेकिन मोस्टली जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी 2022-23 बेस ईयर निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, पहले 8 इंडस्ट्रीज होती थी, 9 कर दी। 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है इस बार के इंडेक्स के अंदर, यानी कि जून 2026 का इंडेक्स देखें तो कितनी आई है, 5%। अब ये 5% ग्रोथ का मतलब क्या है, 5% ग्रोथ का मतलब है कि 2022-23 में एवरेज ग्रोथ जितनी रही थी उसको हम 100 मान लेंगे। उसमें कितने परसेंट का इजाफा हुआ ये देखेंगे, कितने परसेंट का इजाफा हुआ। यानी कि अगर उस साल हमने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, सारे प्रोडक्शन को अगर हम 100 यूनिट्स में डिवाइड कर दें, तो इस साल हमने 105 यूनिट का प्रोडक्शन किया इन कंपैरिजन ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर से कंपेयर करके। ठीक है, क्यूमुलेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2026 3.6% रही। अप्रैल से जून फिर तक से रिपीट, क्यूमुलेटिव ग्रोथ। हाँ जी, जी हिमांशी जी। सॉरी स्टार्टिंग से फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार और। स्टार्टिंग से बता दो फिर से। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हम लोगों को देखो क्या याद करना है, हम लोगों को याद करना है कि आईसीआई क्या होता है। आईसीआई होता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो बाकी की इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करें, जैसे आयरन, स्टील, कोल, फर्टिलाइजर। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में लग रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लग रहा है, कोल कहाँ लग रहा है, कोल लग रहा है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, और बाकी की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लग रहा है जहां हीटिंग की जरूरत है। इसी तरीके से पेट्रोलियम है, आयरन है, आयरन कहाँ लग रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर लग रहा है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर लग रहा है। तो कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जो बाकी की इंडस्ट्रीज के अंदर इनपुट दे रही है। तो यहां से हमको जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर मतलब कि आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गया, सारी इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोडक्शन किया, सारी इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोडक्शन किया। अब इसके अंदर लगभग 30%
के आसपास क्या है, ICI है, और ये पूरा क्या है, IIP है। IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। टोटल इंडेक्स कितना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, और उसके अंदर कोर इंडस्ट्रीज का कितना है, अप्रोक्सीमेटली 30%। ये याद करना है, अभी आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट याद रखना है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कितना परसेंटेज वेटेज है ICI का IIP के अंदर। ये क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, नई सीरीज कब से लॉन्च हुई, 20 जुलाई 2026 को लॉन्च हुई नई सीरीज ICI। ये आप लोगों को सारे फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं है क्लैट वालों को, ठीक है, ध्यान रखना। ये फैक्ट्स किनको रटने हैं, जो जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं, जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपके में ICI से कैसे क्वेश्चन आएगा अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 20 जुलाई 2026 को रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर DPIIT। तो DPIIT का फुल फॉर्म याद रखना है, DPIIT, क्योंकि एब्रीवेशंस मेंस के एग्जाम में आते हैं, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से चूज करना है, मेंस के एग्जाम में खुद से लिखना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, किसके लिए, प्रमोशन के लिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड के ऊपर, ठीक है। वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ध्यान रखेंगे। ICI कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अम्ब्रेला मिनिस्ट्री हो गई, नोडल मिनिस्ट्री हो गई, उसके अंडर में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और DPIIT मिलके इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा पुराना बेस ईयर 2012 था, अब नया बेस ईयर 2022-23 हो गया। बेस ईयर का क्या मतलब होता है कि 2022-23 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, ये जितना भी ICI का प्रोडक्शन हुआ, इसको हमने कितने 100 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस साल 5% ग्रोथ का क्या मतलब है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये 100 यूनिट था, तो इस साल हमने 105 यूनिट बनाया, तो 5% यहाँ पे बढ़त दिखती है ना, 5% हमको क्या दिखी, बढ़त दिखी, इंक्रीज दिखा उसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, है ना। अब पहले 8 इंडस्ट्रीज होती थी, याद रखेंगे, नई एक इंडस्ट्री को अलग से ऐड किया गया है, वो है आयरन, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक। डेटा डायरेक्टली कोई नहीं पूछता कि कितना परसेंट IIP रहा, कितना परसेंट ICI रहा किस मंथ में, तो ये रटने की जरूरत नहीं है ना। देखो इस क्वार्टर में कितना रहा, 3.6% की ग्रोथ देखने को हमको मिली। ये सारे फैक्ट्स जरूरी हैं आप लोगों के लिए जब आप ओलेट एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर ओलेट मतलब अदर लो एंट्रेंस टेस्ट, क्लैट से अदर जो भी है उसको, एलेट भी उसके अंदर आ जाता है। एलेट में भी हालांकि कंसेप्चुअल ज्यादा पूछते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्लेट में ऐसे ही आते हैं, CUET में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो CUET हो गया, स्लेट हो गया, और वो एक मोहाली लॉ कॉलेज है, हाँ इजी होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, कंसेप्चुअल कम आते हैं उसमें, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल में ये है ना कि भाई उसकी लिमिटेशन तय नहीं कर सकते आप एनालिसिस की, कितना एनालिसिस करा जाए उसकी कुछ टॉपिक्स के तो लिमिटेशन है, जैसे ये टॉपिक है इसका लिमिटेशन है कि हाँ भाई इसके अंदर ही आएगा, है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर हो गए, अब वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। हालांकि हम लोग मोस्टली सारे फैक्टर्स को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, हाँ जी कुछ कहते हैं हिमांशु जी। सर आप क्लास सर इवनिंग में सर ना देके दोपहर में दे दिया करो सर। दोपहर में इवनिंग में ये सर बच्चे स्कूल में होते हैं, दोपहर में बच्चे स्कूल में होते हैं ना, तो इसलिए मैं दोपहर में नहीं कर सर सकता हूँ। ये लोग आते ही 3:30 बजे स्कूल से। सर हम नहीं जाते स्कूल। हाँ सर हम स्कूल नहीं जाते, लो वाले बच्चे तो सर स्कूल नहीं जाते हैं। अरे ये 12th वाले बच्चे हैं, ये क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ वाले नहीं है ये, 12th क्लास में है अभी और क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। में देखते तो हैं, हम रुक आप भी आप नहीं अलग से सकते। बात कीजिएगा उसके लिए, आप अलग से उसके लिए ग्रुप पे या तो मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, उसके बारे में कंसीडर करते हैं, ठीक है। कि तो बाकी रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अलग से बात कीजिएगा, ठीक।
तो देखो अभी इस पे कंसंट्रेट करो, अभी तो टाइम है ना, अभी तो क्लास में ठीक है। तो इसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑफिशियल कमेटी क्या है, कमेटी का नाम याद रखेंगे, महतो, ठीक है, प्रवीण महतो। प्रवीण महतो की कमेटी बनाई गई, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है ये डीपीआईआईटी के अंदर। तो इनकी इनके अंडर में कमेटी बनाई गई जिसने ये रिकमेंडेशन दिया कि हमें अपना बेस ईयर रिवाइज करना चाहिए, और कौन सा रखना चाहिए, 22-23 का रखना चाहिए, 2022-23 का रखना चाहिए आईसीआई का। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि भाई सभी सारे के आईसीआई के अलावा जीडीपी, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई सभी के रिवाइज हुए हैं, सभी के बेस ईयर रिवाइज होकर 22-23 के आसपास ही आए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये 22-23 रखना चाहिए। इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दी कि पोस्ट पेंडेमिक नॉर्मल प्रोडक्शन ईयर कोई रहा तो 22-23 रहा, ठीक है। अब देखते हैं कितना ये नॉर्मल रहा असल में। चेंजेस क्या किए गए, देखो एक तो आयरन ओर को जो ऐड किया गया, इससे आईआईपी जो हमारा 5% दिखाई दे रहा है, मोस्टली इसी की वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली वो मिली 43% के आसपास, ठीक है। और आईसीआई के अंदर इसका वेटेज कितना रखा गया, 4.9% वेटेज इसका आईसीआई के अंदर रखा गया, इसके अंदर 43% की ग्रोथ दिखी, ठीक है। अब वो भी क्यों दिखी वो भी देखेंगे, है ना। इसके अलावा देखो आयरन ओर हैज बीन इंक्लूडेड, क्योंकि ये प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है और इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स में आयरन का ही प्रोडक्शन है फॉर स्टील, है ना, एंड इज इंटेंसली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन के अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके अंदर भी आयरन का यूज होता है, स्टील का यूज होता है ना, सरिये लगते हैं, तो वहां पर भी आयरन की खपत होती है। तो एक इंपॉर्टेंट इनपुट है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए आयरन ओर को ऐड किया गया, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है। आयरन ओर अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियाज मिनरल प्रोडक्शन। इंडिया में जितना भी मिनरल्स का प्रोडक्शन हो रहा है 70% उसमें से आयरन का शेयर है, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए। एल्यूमिनियम को भी कंसिडर किया गया था कि एल्यूमिनियम को ऐड किया जाए, लेकिन एल्यूमिनियम को इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि इसका डेटा सफिशिएंट नहीं था, ये याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब देखो अब आता है क्लैट का एनालिसिस कि क्लैट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखो एक तो ये कह रहे हैं कि करेक्शन ऑफ डबल, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, करेक्शन ऑफ डबल काउंटिंग इन कोल। इसके लिए आपको पैसेज देगा वो, और पैसेज में आपको क्या समझना पड़ेगा कि क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि हमने क्या किया, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग कोल के अंदर जो काउंट कर रहे थे वो काउंट कर रहे थे तीन चीजें यानी कि रॉ कोल, वॉश कोल और कोल मिडलिंग, तीनों स्टेज पे काउंट कर रहे थे। और ये दोनों चीजें हो तो रही है रॉ कोल से ही, तो वो 3-3 बार ऐड हो जा रहा है, ये दिक्कत आ रही थी। तो इसको क्या किया, इसको सबको हटा के केवल रॉ कोल को काउंट करेंगे, ये चेंज किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका एनालिसिस आ गया कि क्यों किया गया, रीजन पूछते हैं आपसे हमेशा, रीजनिंग पूछते हैं, है ना। तो रिवाइज्ड सेक्टोरल वेट क्या रहा, देखो अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा नया सेक्टर ऐड हुआ, कितने सेक्टर हैं। तो टोटल पहले 8 सेक्टर थे, एक नया सेक्टर ऐड हुआ है आयरन ओर। आयरन ओर 4.9% वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा वेटेज है। पहले सबसे ज्यादा वेटेज किसका हुआ करता था, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा वेटेज हुआ करता था 28%। अब किसका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया 30.9%, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम पहले भी फर्टिलाइजर का था 2.6%, अब भी फर्टिलाइजर का ही है 2.7%। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज के अंदर लगती है, तो इनपुट है ना इंडस्ट्रीज के लिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, लिब्रिकेंट्स, तो ये सारे किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इनपुट है। स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, ये सब क्या है, इनपुट है। ये सब लगा के फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। आयरन ओर, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, ये 9 इंडस्ट्रीज हैं। इन 9 इंडस्ट्रीज को आपको ध्यान में रखना है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको पीवाईक्यूज दिखा दूंगा, जिसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री इन आईसीआई। तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर इंडस्ट्री अंडर आईसीआई। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा हल्का सा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। अब देखो कह रहे हैं कि भाई 5% ग्रोथ हुई,
यहाँ पे आ जाता है एनालिसिस क्लैट वाला। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? मुझे सब्जी रखनी देर ऐसे यो खा सब्जी नहीं रखनी, आप बाइक ये बंद कहां करो। ये लाके दे सब्जी नहीं है यहाँ पे, आयरन हो रही। ना देख मैं नहीं मोले मुझे ही बंद करना पड़ेगा बाइक। इससे मेरा मुंह हो जाते टागा पटागा से सब्जी की बात हो रही थी, कुछ सब्जी बननी है आज, उसकी बात हो रही थी। खैर, आयरन और जिसकी ग्रोथ हमें देखने को कितनी मिली, 43%, 43.9% हमें आयरन ओर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 5% ग्रोथ हम ओवरऑल देख रहे हैं आईसीआई की, उसके अंदर इजाफा वो 5% तक आई, है ना, क्योंकि 43% यहाँ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो 9.8%, सीमेंट के अंदर 9.8% जेन्युइन है, स्टील के अंदर 4.6% जेन्युइन है, कोल के अंदर 1.4% जेन्युइन है। समझ में आई बात? फर्टिलाइजर और क्रूड ऑयल पिछले लगभग 19-20 महीनों से ये कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है, घटते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो दो इंडस्ट्रीज हमारी एकदम कॉन्ट्रैक्शन पे चल रही है पिछले लगभग 24 महीनों से, रिफाइनरी प्रोडक्ट 24 महीनों से, और सॉरी क्रूड ऑयल, हाँ जी, नेचुरल गैस भी कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, लेकिन सबसे लंबे समय से ये दोनों चल रहे हैं, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करते हैं सारा, है ना। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के लिए भी हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, -4.7%। हालांकि इतने लंबे समय से नहीं चल रही है माइनस में, क्यों? क्योंकि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो कुछ समय तक तो इंडस्ट्रीज ने एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद वो माइनस में जाना शुरू हुआ। ठीक है, नेचुरल गैस -7.4%। ठीक है, ओवरऑल आईसीआई 5% आ गया, ठीक, प्लस माइनस करके 5% आ गया। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, ये जो 43% ग्रोथ है, ये 43% ग्रोथ आई कैसे? जो इन्होंने नया बेस ईयर लिया, उस बेस ईयर के अंदर -16% ग्रोथ रेट थी। अब -16 से +40, मतलब -16 का मतलब 100 में से 16 गए, 100 -16, 4 और 8। अब 84 में से लाने नंबर, 84 में ऐड करना है आपको। तो 84 में आपने अगर 43% ऐड किया तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, देखो आयरन ओर इंडेक्स देखते हैं अगर हम, तो माइनस में ही जा रहा है लास्ट मंथ से, यानी कि जो करंट ट्रेंड है वो कॉन्ट्रैक्टिंग ही है। क्या कह रहा है? आयरन ओर इंडेक्स 148.5 था कब? मई 2026 में, और 148.1 हो गया जून 2026 में। किसका 148? बेस ईयर का, बेस ईयर का -16 में से वो आया कितना? 148 तक। ठीक है, लेकिन फिर कितना हो गया अब? 148.1, 148.5 से 148.1 हो गया, लेकिन ट्रेंड हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टिंग है। तब भी हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला परसेंटेज वाइज, कि 43% की ग्रोथ है। तो ये 43% की ग्रोथ जो 5% की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, तो वो 5% की ग्रोथ रियल ग्रोथ नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि इसको बोलते हैं बेस ईयर इफेक्ट, इकोनॉमिक्स का टर्म है बेस ईयर इफेक्ट। तो बेस ईयर का इफेक्ट ये पड़ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात? इलेक्ट्रिसिटी देख लो, हमें क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रिसिटी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है 9.8%। इंडेक्स देखते हैं 131 मई 2026 में, 131.2 और 130.5 जून 2026 में, यानी कि ट्रेंड इसका भी डिक्लाइनिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेस ईयर इफेक्ट, क्योंकि बेस ईयर इफेक्ट से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी उस साल 9.8% से कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, -9.8% ग्रोथ थी। समझ में आई बात? समझ में आई? यहां से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल। ठीक है, तो ओवरऑल आईसीआई देखते हैं तो 120 से घट के 119 हो गया है, लेकिन तब भी हमें 5% ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। लास्ट मंथ से कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है, लास्ट मंथ से गिर ही रहा है प्रोडक्शन, लेकिन जो डेटा है वो कह रहा है कि 5% ग्रोथ है। ठीक है, तो उसका ये रियल एनालिसिस है।
These are unadjusted month on month figures and may be influenced by seasonality. ये सब चीजें सीजन के ऊपर भी डिपेंड करती है, मंथ टू मंथ ऊपर नीचे होती रहती है। कई बार किसी चीज जैसे कंस्ट्रक्शन का सीजन आता है, गर्मियों में ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, सर्दियों में ज्यादा कंस्ट्रक्शन, बरसात में कम होगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बरसात में कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाता है मोस्टली, कि बारिश हो जाएगी तो कंस्ट्रक्शन जो गीला सीमेंट है वो जम ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे फर्टिलाइजर है, वो एक सीजन में ही ज्यादा खरीदा जाएगा, है ना, जब फर्टिलाइजर खेतों में लगाने का समय आएगा उसी समय पे ज्यादा खरीदा जाएगा, है ना। तो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ऊपर नीचे होता रहता है मंथ ऑन मंथ, ठीक है। उसके उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना। आप लोगों को क्या याद रखना है, कौन रिलीज करता है, बेस ईयर, जो रटने वाली चीज है जो आपको जुडिशरी में हेल्प करेंगी, बेस ईयर कौन रिलीज कर रहा है। उसके अलावा 2-3 फैक्ट्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने। हाँ, क्लैट में आ सकता है लेकिन एनालिटिकल ज्यादा आता है। अगर 3 क्वेश्चन, देखो ट्रेंड बता देता हूँ, ट्रेंड ऐसे है कि अगर एक आपके सामने पैसे जा रहा है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 एनालिटिकल होंगे इस तरीके के, और 2 आपके फैक्ट बेस्ड होंगे। तो फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा रटने पे आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि वो वाले फैक्ट्स पूछता है जो धीरे धीरे आपको वैसे ही याद हो जाते हैं, है ना। जब हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो फैक्ट भी बहुत सारे अपने आप दिमाग में स्टक हो जाते हैं, तो उतने ही फैक्ट्स पूछता है। हल्का सा रिवीजन अगर आप दे रहे हो तो काफी है, ठीक है। तो एक तो हाइड्रोकार्बन की मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल 18 महीने लगातार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेचुरल गैस 24 महीने से लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि घटना, ठीक है, डिप्लेट। ऑफिशियल कमिटी रिपोर्ट क्या कहती है, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फेल फ्रॉम 2.87 MMT मीट्रिक मिलियन टन टू 27.98 मीट्रिक मिलियन टन, ठीक है। 2024-25 से 2025-26 लास्ट ईयर से अब तक इतनी गिरावट हो चुकी है, जो कि एक टाइम पे 35, और ये डोमेस्टिक नेचुरल गैस का प्रोडक्शन देखें तो 35 BCM से गिर के 34 BCM। तो सभी जगह हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि डेटा के साथ जो नई सीरीज आई है, डेटा के उसकी वजह से वो डेटा बढ़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाटो कब बना था, 2018 में जुडिशरी के पेपर में। नाटो की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है मेरे को, ऑनलाइन में से कोई? जोर से बोल के बताओ, है मुझसे पूछो ना क्या है। नहीं, इतनी बार में नहीं, बहुत पहले 1949 में, याद रखना। ईयर तो बिल्कुल याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है नाटो का ईयर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईयर ऑफ नाटो, ठीक है, 1949, ठीक है। ये ईयर तो याद रखना ही है। देखो उसके ऊपर भी आएंगे अभी, ठीक है, नाटो के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और आर्टिकल है जिसको हमें डिस्कस करना है। क्या है आर्टिकल, क्या है, यूएस और सऊदी की न्यूक्लियर डील हुई है अभी, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूक्लियर डील क्या हुई है, 123 एग्रीमेंट है। 123 एग्रीमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सेक्शन 123 के अंदर ये बनाई जाती है, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया के साथ क्या हुआ है, क्रिस क्रिस राइट और प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, इन दोनों ने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है, ठीक है। क्या 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 है एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर डिकेड लॉन्ग मल्टी बिलियन डॉलर पार्टनरशिप है न्यूक्लियर डील के लिए। क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, कहां पे, सऊदी अरेबिया के अंदर। ट्रांसफर ऑफ अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। टेक्निकल कोऑपरेशन, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और सेफगार्ड एंड नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स। अब सऊदी अरेबिया जो है वो ऑलरेडी एनपीटी का सिग्नेटरी है,
एनपीटी बोले तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या कहती है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? बेसिक कुछ, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। कौन नहीं बना सकता? तो यूएस तो बनाता रहता है, रशिया भी बनाता रहता है। तो P5 में, P5 के अलावा कोई नहीं बना सकता, ये कह रहे हो? इंडिया भी बना रहा है, नॉर्थ कोरिया, चाइना। हाँ, चाइना P5 का मेंबर है, सही बात है। फ्रांस, फ्रांस भी है, ठीक है। इजराइल। ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये कहा गया कि भाई जो नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं, हालांकि वो P5 ही थे शुरुआत में, जिन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी क्या नहीं बनाएगा, कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएगा दुनिया के अंदर। लेकिन बाद में फिर क्या हो गया? बाद में ये हो गया कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो अपने न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएंगे, और जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे? डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। क्यों नहीं किया इंडिया ने साइन इस पे, एनपीटी पे? क्या बना है? न्यूक्लियर वेपन्स बनाने थे हमको अपने, ये भी एक कारण है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेन कारण हमने क्या दिया? अगर हमें एग्जाम में लिखना हो कि क्यों नहीं साइन किया एनपीटी पे हमने, तो ये नहीं लिखेंगे कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने थे इसलिए नहीं किए। वो तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन हमने क्यों बनाया, क्योंकि चाइना ने बना लिया था, है ना। अब हमने क्यों नहीं किया साइन, उसका कारण ये है कि इसके अंदर इक्वालिटी के सिद्धांत का वॉयलेशन है। एक नॉन न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट जो नहीं बना सकता कभी भी, और एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट जिसके डिसआर्मामेंट की कोई वो नहीं है समय सीमा की, तब तक डिसआर्म कर देंगे। तो ये कारण है कि हमने एनपीटी पे कभी साइन ही नहीं किया, ठीक है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सऊदी अरेबिया ने साइन कर रखी है। अब आ जाते हैं 1 2 3 क्या है। हाँ जी, सऊदी अरेबिया को अथॉरिटी नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। सऊदी अरेबिया नहीं बना सकता, उसने साइन किया हुआ है कि मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ईरान ने एनपीटी पे साइन किया था, लेकिन वो एग्जिट हो गया था बाद में एनपीटी से। ईरान की झगड़ा मतलब कहते तो यही है, कम से कम यूएस का एलिगेशन तो यही है, आईएईए की रिपोर्ट तो यही कहती है कि 60% एनरिचमेंट हो गया था, है ना। तो 90% होते फिर वो वेपन बन जाता, मतलब वेपन बन जाता। लेकिन वेपन बनाने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास 90% यूरेनियम आ गया, 90% एनरिच्ड यूरेनियम आ गया तो हम वेपन बना ही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वेपन बनाने के लिए फिर उसको ऐसी हमें मिसाइल्स भी चाहिए जिसके अंदर उसको इंस्टॉल कर सके, न्यूक्लियर वॉरहेड को, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें, उसके बाद भी बम बनाना है, फिर उसको वॉरहेड की तरह लगाना है, दो और स्टेप बचते हैं उसके बाद, ठीक है। तो देखो सेक्शन 1 2 3 क्या बोलता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट है यूएस का, जिसका सेक्शन 1 2 3 है, जिसके अंतर्गत इंडिया को भी क्या बनाया, इंडिया के साथ भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था 2008 में, ठीक है। 2008 में इंडिया ने एग्रीमेंट किया था, इसी सेक्शन के अंदर हुआ था। क्या कहता है ये सेक्शन? एक्सक्लूसिवली पीसफुल यूज होगा, जो भी न्यूक्लियर पावर होगी, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन किया जाएगा वो पीसफुल यूज के लिए किया जाएगा, आईएईए के सेफ गार्ड्स के अंदर किया जाएगा। आईएईए का फुल फॉर्म लास्ट जो 2023 का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा था। हाँ, क्लैट का नहीं, जुडिशरी का। जुडिशरी के 2023 के पेपर के अंदर इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ आईएईए का। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये क्या करती है? ये पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर सेफ गार्ड को ध्यान में रखती है कि कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा, अपनी न्यूक्लियर शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा कोई, है ना। तो उसका ध्यान रखती है बस। फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल 123 के अंदर में ही आएगा, सेक्शन 123 के अंदर। रेस्ट्रिक्शन ऑन रीट्रांसफर टू थर्ड कंट्री, यानी कि थर्ड कंट्री को सऊदी अरेबिया नहीं बेच सकता, ये इसके बेसिक नियम है 123 के। यूएस की कंसेंट के बिना एनरिचिंग प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता, किसका? जो न्यूक्लियर फ्यूल यूएस से आया है उस फ्यूल का। रिटर्न ऑफ सप्लाइड मटेरियल इन केस ऑफ सीवियर वायलेशन, अगर सीवियर वायलेशन होता है। आईएईए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
एजेंसी है, ठीक है। अभी इस टाइम पे यूएसए ने 23 एग्रीमेंट किए हुए हैं सेक्शन 123 के अंदर, और जिसके अंदर 50 कंट्रीज कवर होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर कंट्रोल यूएस का क्या है कि एक्सपेंड होता गया, शुरुआत से ही वो एक्सपेंड करता गया, और बाकियों के न्यूक्लियर पावर के स्पेशली यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर उसने क्या लगा के रखी, रोक लगा के रखी, ताकि न्यूक्लियर पावर का प्रोलिफरेशन ना हो, है लेना, ठीक है, बट ना जाए सारे में। अब क्या दिक्कत है, यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट अगर हम लोग देखें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमको 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, 3 से 5%। लेकिन प्रोसेस ही सब कुछ है कि अगर एक बार प्रोसेस आपके पास आ गया उसको एनरिच करने का, फिर आप उसको ज्यादा एनरिच भी कर सकते हो, और ज्यादा एनरिच भी कर सकते हो। तो और ज्यादा एनरिच करेंगे तो अगर 20% पहुंच गया तो उसको बोलते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, अगर 90% पहुंच गया तो उसको बोलते हैं वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। वेपन्स ग्रेड यूरेनियम मतलब अब इसको वेपन के अंदर यूज किया जा सकता है। एक और कंसर्न ये है कि सऊदी अरेबिया का अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ पैक्ट हुआ, डिफेंस पैक्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू नाटो पैक्ट, यानी कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। उन्होंने कहा कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रखता है, एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी है उसके पास, सऊदी अरेबिया के साथ उसका पैक्ट है। तो यहां से एक खतरा बनता है कि कहीं अच्छा ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन 123 है उसके लागू होते ही ऐसा नियम नहीं है कि सऊदी अरेबिया एनरिचमेंट नहीं कर सकता, विद कंसेंट ऑफ यूएसए वो एनरिचमेंट कर सकता है। हालांकि इसके अंदर यूएस के ही लोग आएंगे एनरिचमेंट करने के लिए, बट किसकी सॉइल पे होगा एनरिचमेंट, सऊदी अरेबिया के सॉइल पे होगा। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज आज बदल रहे हैं, अचानक कभी किधर हो जाते हैं, आज भी देखेंगे एक और बदलाव आया बहुत बड़ा, ठीक है, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक। तो यहां से एक तो ये भी एक फैक्टर है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपने डिफेंस स्ट्रेटेजीज को रीअसेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे एनिमी है। दोनों के साथ कभी भी बॉर्डर टेंशन से, एनिमी नहीं बोल सकते, बॉर्डर टेंशन से, एनिमी बोलते हैं जब एट वॉर हो तब बोलते हैं एनिमी। एट वॉर हम किसी के साथ नहीं है, तो एट वॉर नहीं है तो हमारे बॉर्डर टेंशन है उसके साथ, बॉर्डर इश्यूज है बॉर्डर्स को लेकर, ठीक है। तो ये एक टर्म का ध्यान रखो बस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली। आइए ये सेफगार्ड्स, अच्छा ये यूएई के साथ भी उसका गोल्ड स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है। गोल्ड स्टैंडर्ड एग्रीमेंट सेम वही न्यूक्लियर पावर के लिए है, और सऊदी अरेबिया यूएई ने पहले ही अपने आप ही क्या कर रखा है, रिनाउंस कर रखा है कि हम डोमेस्टिक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, हम प्लूटोनियम प्रोसेसिंग भी नहीं करेंगे। अच्छा प्रोसेस के अंदर प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है, और प्लूटोनियम को भी एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जा सकता है। तो प्लूटोनियम भी बहुत खतरनाक एक मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। तो प्लूटोनियम भी न्यूक्लियर वेपन में यूज होता है। तो और किसका बाय प्रोडक्ट है, जब हम रिफाइनरी में यूरेनियम को एनरिच यूरेनियम को क्या करते हैं, पावर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसका न्यूक्लियर फिजन कराते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है प्लूटोनियम, ठीक है। अभी इंडिया जो है इसी के ऊपर, हम लोग जो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाया हमने एक, याद है। अब उससे क्या निकलेगा, प्लूटोनियम और थोरियम। अब प्लूटोनियम और थोरियम जब हम उससे निकालने लगेंगे तब हम एनर्जी सफिशियंसी की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, हालांकि उसमें टाइम लगेगा अभी। और उसको उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया कैसे न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया, पूरा डेवलपमेंट कैसे है उसका, ठीक है। तो 123 एग्रीमेंट के अंदर वो भी है। अच्छा एक और कंडीशन लगाई है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड नहीं मानोगे, अगर अब्राहम अकॉर्ड पे साइन नहीं करेगा सऊदी अरेबिया तो ये डील नहीं होगी। अब्राहम अकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्राहम अकॉर्ड क्या कहता है, 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ इजराइल और बाकी की अरब कंट्रीज के साथ। कैसे कि अरब कंट्रीज क्या करेंगी,
इसराइल को रिकॉग्नाइज करेंगी। और अब्राहम एकॉर्ड के अनुसार ही वहां पर सीज फायर हुआ था 2020 में। 2020 से 2023 तक का जो पीरियड है सबसे शांति वाला पीरियड माना जाता है इसराइल गाजा का। ठीक है, 2023 में जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ उनकी तरफ से, हमास की तरफ से, उसके बाद से 2023 के बाद से अब तक वहां पे भयंकर भयंकर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है भयंकर तरीके से। ठीक है, तो एक ये वाला अब्राहम अकॉर्ड का भी एक वो है, एंगल है इसके अंदर कि अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इसराइल को अगर सऊदी अरेबिया क्या करेगा, इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा ऑफिशियली, तभी इस डील के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इंडिया पर्सपेक्टिव भी हमने देख लिया। हाँ, स्कूल वाले, अच्छा, आज की मैगजीन में, वाह बहुत बढ़िया। तो देखो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्या ये क्या कह रहे हैं कि हुथीज ने, हमने कल भी देखा था कि बाब-अल मांदेब बंद करने की धमकी दे दी। आज हुथीज ने, कल हुथीज ने क्लेम किया कि हमने 2 शिप सऊदी अरेबिया के गिरा दिए। एक शिप को तो सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया, इसका नाम क्या है, एनसीलिया। एनसीलिया जीजान के पास उसमें क्या हुआ, उसमें आग लग गई और वो डूब गया। हालांकि जो क्रू है वो बचा लिया गया। नहीं, नाम याद करने की जरूरत है। ठीक है, इसका जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट याद रखने की जरूरत है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो याद रखने की जरूरत है। इसका इफेक्ट देखो सीधे सीधे क्या पड़ा, ब्रेंट क्रूड ऑयल 7% बढ़ गया, $100 के पार हो गया। अभी हमने परसों क्या देखा था, 4-5 दिन पहले कितना देखा था रेट, 74 देखा था। ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट लास्ट वीक हम लोगों ने 74 देखा था, मतलब 5-6 दिन पहले, और कल परसों भी 84 था। ठीक है, जब इन्होंने धमकी दी थी तब भी 84 था, और धमकी के बाद अब हमला हो गया तो क्या हो गया, 100 के पार चला गया। अब ये 100 के पार जाने का मतलब क्या है कि ये खतरा छोटा मोटा नहीं है और ये लंबा चल सकता है। ठीक है, ये लंबा चल सकता है। अब इसके बंद होने का मतलब क्या है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, इन देशों से हम क्या ले रहे थे, क्रूड ऑयल ले रहे थे। स्पेशली इंडिया, चाइना, जापान और बाकी के साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज, हमारे पास तेल नहीं है, हम खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से खरीद रहे थे। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या हुआ, मैप पे आ जाओ ना, मैप पे बढ़िया समझ में आएगा। फिर इन्होंने बोला, सऊदी अरेबिया वालों ने बोला कि हमारे पास एक पेट्रोल लाइन है, ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन। तो ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन से हम क्या करेंगे, यहां से हम जो इनकी ऑयल फील्ड्स हैं वो सारी इस एरिया में, इधर यूएई के पास। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ऑयल लेके जाएंगे यहाँ पे यानूब पोर्ट पे, और यानूब पोर्ट से फिर सप्लाई करेंगे, यानूब पोर्ट से सप्लाई करेंगे यहां से। हुथीज यमन और ईरान, यमन और ईरान से दोनों के जॉइंट एक तरीके से मिलिटिया ग्रुप है। ठीक है, इन्होंने इसको बंद कर दिया हमला करके। अब क्या ऑप्शन है, अब ऑप्शन ये है कि ना तो यहां से ऑयल आ सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ना यहां से ऑयल आ सकता यानी कि बाब-अल मांदेब से, और जो आएगा भी उसका इंश्योरेंस बहुत महंगा होगा। इंश्योरेंस के रेट अभी बढ़ चुके हैं, अभी भी इंश्योरेंस के रेट बढ़ चुके हैं। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कितने परसेंट बढ़ गए। परसेंटेज याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़ गए। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ये समझ में आना चाहिए। इंश्योरेंस के रेट इसलिए बढ़ गए क्योंकि खतरा बढ़ गया। जब आदमी बुढ़ा होता है तो उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा होता है, जब आदमी जवान होता है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है। क्यों, क्योंकि बुढ़ा जल्दी बीमार पड़ेगा आदमी, तो उसका खर्चा ज्यादा उठाना पड़ेगा ना उसको, कंपनी को, तो इसलिए वो प्रीमियम भी ज्यादा लेते हैं। अब यहाँ पे भी सेम स्थिति है, ज्यादा खतरा ज्यादा प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि अगर, अब पहले तो ये था ना कि डूबने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम है। अब क्या, डूबने के चांसेस बढ़ गए तो प्रीमियम भी बढ़ गया। ठीक है, अब क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, ये यानूब पोर्ट से क्या करें,
यहां से ऑयल लेके जाए इधर, और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट पार करके केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया आ जाए। लेकिन इस रूट में 9 से 38 दिन तक ज्यादा लगेंगे। 9 से 38 दिन तक ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा टाइम। इतना वेरिएशन क्यों? क्योंकि एक होता है वीएलसीसी। वीएलसीसी क्या होता है? वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स। जैसे अभी जो शिप गिराया ना इन्होंने, वो वीएलसीसी था। हाँ, क्रूज से बड़े, सबसे बड़े यही होते हैं। ठीक है, तो वीएलसीसी बहुत बड़े शिप्स होते हैं। अब ये इतने बड़े शिप्स होते हैं, इनके ऊपर इतना वेट होता है कि ये सुएज कैनाल को पार ही नहीं कर सकते। सुएज कैनाल को पार ही नहीं कर सकते क्योंकि सुएज कैनाल इतनी गहरी है ही नहीं। क्या ऑप्शन है? वीएलसीसी से जाएं, यहाँ पे ऑयल को अनलोड करें, यहाँ पे पाइपलाइन है इजिप्ट की, उस पाइपलाइन से यहाँ पर पहुंचाएं और फिर यहाँ से लोड करके फिर ले जाएं। इससे एडिशनल कॉस्ट और बढ़ जाएगी। अभी तो $100 पर बैरल आप लोगों को वो दिख रहा है कि ये तो बाइंग कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट। उसके अलावा ये कॉस्ट भी तो उसके अंदर ऐड होगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड होगी, इसकी लाने की कॉस्ट ऐड होगी, तो ये सारी कॉस्ट भी तो उसके अंदर ऐड होगी, है ना? तो ये समझ में आया आपको? इसके अलावा हम लोग जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं रशिया से, उसका भी दिखाता हूँ अभी। वो भी खतरे में है। कहाँ गया उसका? तो मैंने इसमें डाल रखा है, आ जाओ। सऊदी अरेबिया का ऑल्टरनेटिव रूट, उसके बारे में हमने देख लिया। यानू पोर्ट की क्या लिमिटेशंस है वो हमने देख ली, है ना? और क्योंकि ऑयल फील्ड से वहां तक सिर्फ पाइपलाइन में जितना ऑयल आएगा उतना ही हम ले सकते हैं। वैसे इंडिया की जो जरूरतें हैं वो है लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन पर डे। ठीक है, 5 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, 5 मिलियन बैरल पर डे हमारी जरूरतें हैं। और वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो ऑयल प्राइसेस $100 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। वाई कैन शिप नॉट सिंपली टेक अनदर रूट, ये हमने देख लिया। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, 5 मिलियन बैरल हम लोगों को डेली चाहिए पर डे। ठीक है, हम लोग कितना ले रहे हैं? 0.4 मिलियन बैरल पर डे। हम कहाँ से ले रहे हैं? यानू पोर्ट से आ रहा है हमारे यहाँ, बाबल मानदेव से आ रहा है। लगभग कितना परसेंट हो गया? 12.5% हो गया। तो हमारे ऑयल का 12.5% सप्लाई खतरे में। ठीक है, 12.5% सप्लाई गिरने का मतलब कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इंडिया इंपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 2.25 मिलियन बैरल पर डे, 2.25 मिलियन बैरल पर डे फ्रॉम रशिया। ठीक है, उसमें से 0.7 मिलियन बैरल पर डे कहां से आ रहा है? नोवोरिस्क, नोवो नोवोरोसिक, जो भी अजीब सा नाम है स्पोर्ट का। ठीक है, नोवोरोसिक रशियन पोर्ट है। कहां पर पड़ता है? ब्लैक सी के अंदर पड़ता है। अब ब्लैक सी के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? नाम बताओ, कल पढ़ाया था, पलटो मत पेज। कौन सा स्ट्रेट है? टर्किश स्ट्रेट के अंदर 2 स्ट्रेट है। कौन कौन से? बॉस्फोरस, बॉस्फोरस से पहुंच गए मरमरा सी में, और मरमरा सी से हाँ डेरडेनिल्स, डेरडेनिल्स, डेरडेनिल्स। तो डेरडेनिल्स से हम कहाँ पहुंच गए? डेरडेनिल्स से हम पहुंच गए यहाँ, ये रहा डेरडेनिल्स। ठीक है, और डेरडेनिल्स से हम पहुंच गए मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, तो ये स्ट्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, एग्जाम में इनमें से एक स्ट्रेट तो आएगा ही आएगा। अगर ज्यादा मुश्किल बनाना होगा, मलक्का पूछ लेगा, ताइवान पूछ लेगा, जिब्राल्टर पूछ लेगा। हालांकि वो भी अभी चर्चा में आएंगे, तीनों ही आएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा रूट चेंज हो गया। आप देखो, है ना? देखो पूरा रूट ही चेंज हो गया। पहले यहां से आ रहे थे, जिब्राल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमको। अब हमें जिब्राल्टर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ेगा। और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वहां से आ रहा है ना तेल, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है उस पर भी तो डिपेंड करता है। देखो कितनी दूर है। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है, एक अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्रीमिया। ये क्रीमिया है, ये है क्रीमिया। ठीक है, इसको कब्जा कर दिया था 2014 में रशिया ने। ये यूक्रेन का पार्ट था पहले। क्यों कर लिया था?
ताकि इस स्ट्रेट को वो अपने कब्जे में रख सके। यहीं से ये रहा वो जिस पोर्ट की हम बात कर रहे थे ना अभी, नोवोरोसिक 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 पोर्ट यहां पर है। तो यहां से कहां जाएगा? बॉस्फोरस, टर्किश वाटर स्टेट सिस्टम जो है, ठीक है, यहां पर इस्तांबुल के पास इस बॉस्फोरस से मरमरा, और मरमरा से फिर डैर्डेनल्स, और डैर्डेनल्स से मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी से फिर नहीं, हाँ अभी भी रशिया के कब्जे में ही है, और क्या, रशिया के कब्जे में ही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है। पॉसिबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए? राइट, शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्लस जो आ रहा होगा वो भी महंगा आएगा, तो क्या होगा? जो फ्यूल कॉस्ट है वो हमारी बढ़ जाएगी, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट है वो भी बढ़ जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट महंगी हो गई। सबसे पहले तो हमने जो यहां से ऑयल खरीदा, महंगा महंगा ऑयल खरीदा, और इसका जो इफेक्ट आया प्रोडक्शन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। फिर प्रोडक्शन का जो इफेक्ट आएगा नीचे, उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल भी महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर महंगा होने से फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन गरीब लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। हायर इंपोर्ट बिल, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। भले ही हम लोग मान लो अभी कन्वीनियंस के लिए 1000 ले रहा हूं, 1000 लीटर पेट्रोल मंगा रहे हैं, 1000 लीटर पेट्रोल मंगा रहे हैं, किस रेट पे? $74 पर लीटर। तो कितने का बिल बैठा? 74,000 का बिल बैठ गया। अब भी हम अगर 1000 ही मंगाएंगे, इस महीने भी अगर हम 1000 लीटर ही मंगाएंगे, और रेट कितना हो गया? 100 हो गया, तो ये 74,000 से बढ़ के बिल कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना, 1 लाख हो गया ना बिल। अब 1 लाख बिल हो गया 74,000 से बढ़ के, जबकि हमने सामान उतना ही मंगाया। इससे क्या होगा? हमें और ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उसका भुगतान करना पड़ेगा ना, डॉलर में भुगतान करेंगे। ये तो हमने अभी रुपया में देखा, लेकिन रुपया में मत सोचो, ये डॉलर में खरीद रहे हैं हम। तो पहले हम $74,000 दे रहे थे, अब हम $1 लाख देंगे। तो पहले $74,000 खरीदने पड़ रहे थे, अब $1 लाख खरीदने पड़ेंगे। वो तो सीएडी में से एडजस्ट करके अप्रोक्सीमेटली, मान लो अगर हम अपने फॉरेक्स में से थोड़ा सा पेमेंट कर देंगे, लेकिन खरीदने तो पड़ेंगे ना डॉलर। तो ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ने से क्या होगा? हम मार्केट के अंदर रुपए की सप्लाई करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे, डॉलर मजबूत होगा, रुपया और कमजोर हो जाएगा। रुपया कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? हमें और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब रुपया कमजोर हो जाएगा, जब 60 रुपए का $1 है, तो $1 का पेट्रोल हमें 60 रुपए में मिल रहा है। जब 90 रुपए का हो जाएगा $1, तो $1 का पेट्रोल खरीदने के लिए हमें 90 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे फर्दर क्या होगा? हमारा सीएडी बढ़ेगा। तो एक विशियस साइकिल है इकोनॉमिक्स का, जिससे कि हमारा रुपया गिरता जाएगा, डॉलर मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वॉर है ही इसलिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करने के लिए, बेसिकली कारण तो यही है, बाकी बहाने बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग, हाँ एक तो प्रॉब्लम ये थी कि वो वहां पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें हमारा शिप नहीं था वैसे तो, वो मेरे ख्याल से आइवरी कोस्ट का शिप था, लेकिन उसके ऊपर इंडियन सी फेयरर्स थे, तो उसमें से एक इंडियन सी फेयरर की मृत्यु हो गई थी, तो उसको हमने कंडेम किया। वो इतना बड़ा खतरा नहीं है, बड़ा खतरा ये है क्योंकि वहां से तब तक आ तो रहा था, अब ये आने ही नहीं देंगे तो क्या होगा। हालांकि इन्होंने कहा है, अभी तक तो ये कहा है कि सऊदी वालों को रोकेंगे, रशिया वालों को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे वो पता नहीं।
अभी तक कहां से आ रहे हैं, यहां से निकले मेडिटेरेनियन सी में आए, सुएज कैनाल पार की रेड सी में आ गए। हाँ, इधर से लंबा पड़ेगा, ये वाला रास्ता लंबा पड़ेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। हाँ, गैस कनेक्शन, हाँ सुएज कैनाल वाला टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अटैक्स का इशू नहीं रहेगा, सही बात है। यहाँ पे अटैक्स का इतना इशू नहीं है इस वाले रूट पे, लेकिन महंगा तो वो अपने आप ही है ना, अपने आप ही वो महंगा है। सोमालिया तो इधर है, बाबल मानदेव के पास है सोमालिया, इस वाले रूट पे पड़ता है। ये रहा सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब ये भी देख लो, याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाब अल मानदेब पहले तो किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को, और किन दो देशों के बीच में है? तो एशिया साइड में यमन है और अफ्रीका की साइड में इरिट्रिया और जिबूटी, दो कंट्रीज हैं, इरिट्रिया और जिबूटी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में क्लासिक क्वेश्चन से आते ही है, ठीक है, जो भी चर्चा में रहेगा उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, है ना। ये अब इसके बारे में बात करते हैं। एक अंकारा के अंदर टर्की में नाटो की समिट हुई, ठीक है, अभी इसी महीने जुलाई के अंदर हुई। और इस नाटो की समिट में इन्होंने कुछ चीजें डिसाइड करी हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं पूरी दुनिया के लिए। अब देखो क्या है नाटो, पहले बेसिक देखते हुए चलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आता है, जुडिशरी में भी आता है और आपके में भी आ सकता है। नाटो की फुल फॉर्म पूछी गई हुई है, एक बात, नाटो की फुल फॉर्म भी पूछी गई हुई है मेंस में। हाँ जी, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कम आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म पूछी हुई है एग्जाम के अंदर, जुडिशरी के मेंस में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो। ये क्या है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं याद रखेंगे, 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, 32 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में, ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। फिनलैंड 2023 में इसका मेंबर बना, लेटेस्ट मेंबर इसका स्वीडन है, 2024 में बना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच कंट्री इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नाटो या 31st मेंबर ऑफ नाटो। तो लास्ट दो तो हमें याद रखने ही है, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन लेटेस्ट है, फिनलैंड 31st है, ठीक है। 12 मेंबर से शुरू हुआ था, अब 32 मेंबर हो गए हैं इसके। इसका जो सबसे, अभी मैंने आप लोगों को बोला ना कि थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म का यूज किया था, नाटो लाइक एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का। तो क्या है वो? आर्टिकल 5 है नाटो का। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। एक के ऊपर अटैक मतलब सबके ऊपर अटैक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक के ऊपर अटैक करोगे तो 32 के 32 कंट्री मिलकर मारेंगे। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर अपने अपने कंट्री के हिसाब से देख के चलते हैं कि किस तरीके से हमको इन्वॉल्व होना है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया आज तक सिर्फ एक बार, 9/11 के बाद। उसके अलावा कभी भी आर्टिकल 5 को इन्वोक नहीं किया गया, ठीक है। अब नाटो जब बना था तो ये 12 कंट्रीज थे। 12 कंट्रीज कौन कौन से? बेल्जियम, आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा, देखो कनाडा, इटली, ये रहा इटली, पोर्चुगल, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। ये रटने जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो इधर और उधर कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मिलकर अपना, आयुष्यो पक्का लिखा तो है, मुझे लगा आप कह रहे हो कनाडा पार्ट नहीं था। कनाडा भी पार्ट है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अटलांटिक ओशन के इधर और उधर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के इधर और उधर जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया? मिलिट्री ग्रुप बनाया, नाटो। क्यों बनाया नाटो? तो सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए 1949 में बना, उस समय सोवियत संघ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ ने उस समय बनाया वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट जब डिसॉल्व हो गया 1991 में, उसके बाद 1995 में डिसॉल्व हुआ एक्चुअली, है ना। तो उसके बाद
पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो आया उसके अंदर इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया नाटो कंट्रीज में। क्या हुआ कि पोलैंड को जोड़ा गया, रोमानिया को जोड़ा गया, बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है, अब इनके ऐड होने से क्या हुआ, देखो बिल्कुल जो बॉर्डर है रशिया का लग गया। नाटो कहां पहुंच गया, रशिया के बिल्कुल नाक तक पहुंच गया। ठीक, 9/11 हुआ। 9/11 के बाद इनका, हाँ जी, बेलारूस अभी आए अभी पोस्ट कोल्ड वॉर ये वाला हमने एक्सपेंशन देखा है। ठीक है, फॉर्मर सोवियत अलायंसेस भी इसके अंदर आ गए थे सारे। याद करने की जरूरत, 32 कंट्री कौन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा था। ये कभी नहीं पूछा जाता कि जब इतने ज्यादा नंबर होते हैं ना कंट्रीज के किसी ग्रुप में, तो कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि इसके कौन कौन मेंबर थे, कितने मेंबर थे। ये पूछ सकते हैं कब स्टैब्लिश हुआ, क्या उसका पर्पज है, क्यों स्टैब्लिश हुआ, कैसे उसका ग्रोथ हुआ। ठीक है, आपके में एनालिटिकल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे उसका फेज वाइज ग्रोथ हुआ। जैसे कोल्ड वॉर एरा में उसने ध्यान किस पे दिया, रशिया की तरफ बढ़ने पे ध्यान दिया, और वो कहां पे पहुंच गया, रशिया के बिल्कुल बॉर्डर, पोस्ट कोल्ड वॉर में बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गया। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, जब वार्सो पैक्ट खत्म हुआ, और जो पुराने सोवियत संघ के हिस्से थे उसको भी अपने अंदर जोड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो हुआ क्या, 9/11 हुआ फिर एक इवेंट, जिसके बाद इन्होंने पहली बार और आखिरी बार आर्टिकल 5 का यूज किया। और आर्टिकल 5 का यूज जब किया तो इनका जो ध्यान था वो रशिया की तरफ से हटके अफगानिस्तान और ये ये सेंट्रल जो यूरोपियन कंट्रीज है इनके ऊपर ज्यादा ध्यान आ गया कि इनको मेंबर बनाया जाए, जिससे कि हम काउंटर टेररिज्म के अंदर और उस सब के अंदर काम कर सके। तो काउंटर टेररिज्म करने लगे अफगानिस्तान, बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं जो सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स हैं, बाल्कन स्टेट्स के अंदर उसका। और मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे की जाए, आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस, यानी कि नाटो के एरिया के बाहर जाके ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर किए और इराक के अंदर किए उस समय पर, और भी बहुत सारे कंट्रीज के, लीबिया के अंदर किया, है ना। उसके बाद आता है अब का फेज, प्रेजेंट फेज जो है नाटो 3.0 बोल रहे हैं इसको। ये अंकारा मीटिंग को नाटो 3.0 बोल रहे हैं, कह रहे हैं अब नाटो 3.0 शुरू हो गया। अब क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने कसम खिलाई, देखते हैं कौन सी। काम क्या है, अब रशिया को डेटर करना है, रशिया के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट करना है ताकि वो हमला ना करे, चाइना को काउंटर करना है, इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट करना है, साइबर और स्पेस सिक्योरिटी के अंदर काम करना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स के अंदर काम करना है, और एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर काम करना है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करना है। ये इन्होंने अब डिसाइड किया अंकारा मीटिंग के अंदर, अंकारा समिट के अंदर। ठीक है, अब देखो ये कितना बढ़ गया तब से लेके फिर ये अब ये पूरा यूरोप और ये पूरा कवर करते हुए एक तरीके से क्या किया इसने, रशिया को एनसर्कल किया, रशिया को घेरने की कोशिश की। यही एलिगेशन रशिया लगाता है कि तुमने मेरे को नाटो के जरिए, यूएस ने क्या किया है, मेरे को घेरा है, एनसर्कल किया है, और यूक्रेन अगर उसका पार्ट बन गया तो मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए मैं यूक्रेन पे हमला कर रहा हूं। 2023 में यही बोल के हमला किया था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बनने जा रहा था, नाटो का मेंबर बनने जा रहा था। अब वो नाटो का मेंबर नहीं है तो आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं हो सकता। लेकिन इस मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर इन्होंने कस्में खाई हैं। क्या कस्में खाई हैं, रीएफर्मेशन ऑफ आर्टिकल 5, आयरन क्लैड जिसको बोलते हैं, कि आयरन क्लैड को रीअफर्म करेंगे कि आयरन क्लैड इस पूरे जो मिलिट्री अलायंस है, इसको निकनेम है आयरन क्लैड, क्योंकि ये बहुत मजबूत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए बोलते हैं आयरन क्लैड। तो आयरन क्लैड को क्या करेंगे और मजबूत करेंगे, रीअफर्म करा कि हम आर्टिकल 5 के ऊपर अडिग रहेंगे, किसी एक के ऊपर हमला होता है तो सबके ऊपर हमला मानेंगे और रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 5% डिफेंस कमिटमेंट। हेग के अंदर समिट हुई थी 2025 में, लास्ट ईयर, हेग के अंदर। ठीक है, वहां पर इन्होंने डिसाइड किया था कि अपने अपने जीडीपी का 5% हम डिफेंस के ऊपर खर्चा करेंगे, जिसमें कि हम हथियार खरीदेंगे, मिलिट्री मोबिलाइजेशन होगा, इंटरपोलेबिलिटी बढ़ाएंगे, और हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे 5% जीडीपी का, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अंकारा के अंदर उसी को क्या करने की कोशिश की है इन्होंने, उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है
एयर और मिसाइल डिफेंस, मिलिट्री मोबिलिटी, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने की बात करें, काउंटर ड्रोन सिस्टम बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या करेंगे, इस 5% का जो खर्चा है इसके अंदर करेंगे, इन सेक्टर्स में करेंगे। और क्या बोला है कि कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर यूक्रेन, 70 बिलियन यूरो देने की बात की है कि हम सब मिलकर 70 बिलियन यूरो देंगे यूक्रेन को लड़ने के लिए। और ये भी कमिटमेंट किया है कि अगले साल भी सिमिलर अमाउंट हम निकालेंगे, यूक्रेन को देंगे, ठीक है। तो यूक्रेन को मदद मिलेगी इससे। और डिफेंस इंडस्ट्री बेस, तो ये फास्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन को और स्पीडली करेंगे, किसको, प्रोडक्शन को। अब इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है टॉम हॉक मिसाइल का। हालांकि वो जो उन्होंने एग्जांपल दिया, मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया उस आर्टिकल का एग्जांपल को, क्योंकि वो जो उन्होंने एग्जांपल यूज किया है वो वेरीफाइड नहीं है, यानी कि किसी ने उसको वेरीफाई नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट मीडिया के क्लेम्स हैं। क्लेम क्या है कि टॉम हॉक मिसाइल है यूएसए की, वो टॉम हॉक मिसाइल 850 मिसाइल पर डे ईरान के ऊपर मार रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लेम है ऑब्वियसली, लेकिन प्रोडक्शन कितना है, 85 मिसाइल बनती है बस, और वो भी मेरे ख्याल से उसको बनने में हफ्ता लगता है, 85 मिसाइल्स को बनने में यूएस के अंदर। अब वो यूज ज्यादा हो रही है और प्रोडक्शन कम है, इसलिए इन्होंने कहा क्या क्या बोला कि प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बढ़ाएंगे, फास्टर प्रोडक्शन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, इंटरकोलेबिलिटी जिससे बढ़ जाए कि एक दूसरे के हथियारों को यूज कर सकें, एक दूसरे के एमिनेशन को एक दूसरे के हथियार में लगा सकें, वो सारे सप्लाई चेन को सिक्योर करने की बात है। और क्रिटिकल रॉ मिनरल्स हो गए, उसको सिक्योर करने की बात है। तो उसके लिए अंकारा डिफेंस इंडस्ट्री फोरम है, अंकारा डिफेंस इंडस्ट्री फोरम बना के उसको 50 बिलियन यूरो दिए हैं इस काम के लिए कि वो प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाए और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन लाए, 32 के 32 कंट्रीज के बीच में डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, ठीक। एक दिक्कत भी है, दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा नाटो के अंदर जितना पैसा खर्चा होता है उसका 30% खर्चा, लगभग 30% खर्चा अकेला यूएस करता है। इसके अलावा एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यूएस पे डिपेंडेंट है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएस सबको देता है। इसके अलावा मिसाइल इंटरसेप्टर्स हो गए, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स हो गए, ये सब यूएस से ही आते हैं। इंटेलिजेंस हो गए, सर्वेलेंस हो गया, क्योंकि जीपीएस पूरी दुनिया चला रही है ना, पूरी दुनिया चला रही है जीपीएस, तो सर्वेलेंस के लिए सबसे अच्छा सिस्टम यूएस का है, क्योंकि सर्वेलेंस किससे होगी, सैटेलाइट से होगी, सैटेलाइट का सबसे अच्छा नेटवर्क यूएस के अंदर है। अभी भी चाइना कोशिश करता है, रशिया भी कोशिश करता है, हमने भी अपना नाविक भेजा हुआ है, नाविक नाम है हमारे उसका सैटेलाइट सिस्टम का, जो नेविगेशन के अंदर काम आता है, ठीक है। अभी मिलिट्री यूज के लिए ओपन है, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, सिविलियंस यूज नहीं कर सकते। चाइना का बाइडू है और रशिया का भी अपना है, ठीक है। तो सबने अपने अपने बना रखे हैं, जिसमें कि सबसे एडवांस किसका है, यूएसए का है। और यूएसए का ही जीपीएस पूरा यूरोप यूज करता है, नाटो कंट्री सब उसी को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो सैटेलाइट का सपोर्ट, सैटेलाइट सपोर्ट, क्योंकि सर्वेलेंस के अंदर सैटेलाइट सबसे ज्यादा जरूरी है, सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट से ही वो सब क्या कर लेते हैं, स्पॉट कर लेते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी कंफ्लिक्ट हुआ था, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उसके अंदर में भी हाँ, जो इंफॉर्मेशन थी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वो चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड कराई। हाँ, रशिया अभी भी चाइना ही दे रहा था ईरान को, चाइना और रशिया दोनों हेल्प कर रहे थे। रशिया और ईरान कैस्पियन सी से जुड़े हुए, तो वो कितना भी ब्लॉकेड लगा लो, वो दोनों जुड़े ही रहेंगे। हम्म। तो फिर मारा किसको था वहां पे अनंतनाग में, वो प्रोटेस्ट में आए थे टेररिस्ट। तो फिर हमारी हमारे वैसे ऐसा बोलने पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो टेररिस्ट दिल्ली में घूम रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर, तो क्या सुरक्षा है फिर? अगर लाल किले पे बम ब्लास्ट हो जाता है तो क्या सुरक्षा है फिर? लाल किले के सामने बम ब्लास्ट ये मतलब ये प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, उसको उसका क्रेडिट खत्म करने की बात है सारी, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसकी क्रेडिबिलिटी डिक्रेडिबल करने की बात है सारी, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। और ये सब
ये सब हर बार होता है। जब किसान आए थे तो उनको बोला खालिस्तानी है ना। जब कोई वो बैठे तो वो आतंकवादी है। तो ये तो बोलते ही, हर बार बोलते हैं। हाँ, नाटो अभी उस पे ही आ रहे थे, उस पे ही आ रहे थे अभी। अब नाटो और नाटो के अंदर बहुत सारे दिक्कतें भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो नाटो के अंदर दिक्कतें, एक तो फंडिंग को लेके है कि सारी फंडिंग यूएस कर रहा है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा कहाँ गया वो पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, अगर वो पॉइंट इसके अंदर से मिस हो गया तो वैसे ही बता देता हूँ। अभी ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड को लेके एक इशू था। इसके अलावा रशिया को लेके भी नाटो के अंदर इश्यूज हुए। यूक्रेन को सपोर्ट करने को लेके भी नाटो के अंदर इश्यूज हुए। तो ये है कहीं पर। हाँ, ये तो डिफरेंसेस बताए कि जब इन्होंने आर्टिकल 5 को रीअफर्म किया, दिस वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज नाटो मेंबर्स हैव फ्रीक्वेंटली डिफर्ड ओवर, है ना। क्योंकि अब वही मैं बता रहा था कि इस अंकारा समिट से जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म कर दिया गया, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो खत्म हो गए। अब इंटरनली कितने खत्म हुए हैं, ये आगे इनके एक्शन से पता चलेगा, इनके डिसीजन से पता चलेगा, ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज रहे, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेके यूएसए ने पीछे बोल दिया था कि सारा खर्चा मैं ही करूं क्या, यूरोप भी खर्चा करे। लास्ट ईयर बोल दिया था, नहीं तो बोला था मैं नाटो छोड़ दूंगा, धमकी दी थी खूब। इसके अलावा रशिया के इशू को लेके, रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, रशिया को सपोर्ट करने को लेके, यूएस क्या चाहता है कि यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए, यूएस यूक्रेन को हथियार दिए जाए लड़ने के लिए। जबकि यूरोप क्या कह रहा है, भैया बहुत खर्चा हो रहा है, कहां से देंगे इतना। इसके अलावा ग्रीनलैंड को बोला था उसने, क्या बोला था, ग्रीनलैंड को मैं कब्जा कर लूंगा। यूएसए ने बोला कि मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा। क्यों कर लूंगा कब्जा, रशिया को काउंटर, क्या है यहाँ पे रशिया का काउंटर करने के लिए, बर्फ है न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन है। हाँ, एनएसआर बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न सी रूट। वो एक मेन कारण है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की धमकी देने का। वो धमकी दी गई थी कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लूंगा। फिर नाटो की समिट हुई जब पिछले साल हेग के अंदर, तो हेग के अंदर नाटो का जो प्रेसिडेंट था उसकी बातचीत हुई ट्रम्प से। तो उसने बोला कि एक काम करो यार, तुम कब्जा क्यों कर रहे हो, उनकी सोवरेनिटी रहने दो। वहां के लोग, वो वैसे ही 74,000 लोग हैं मात्र वहां पे, और वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट करेंगे, सादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनकी सोवरेनिटी बने रहने दो। तुम्हें जो करना है, तुम्हें मिलिट्री बेस बनाना है बना लो, पहले से एयर बेस है तुम्हारा, उसको ऑपरेशनल कर लो जो बंद कर रखा है। मिलिट्री बेस बनाना है बना लो, रेडार लगाना है लगा लो। तो वो क्या कह रहा था, उसका क्या लॉजिक था यूएस का, कि रशिया अगर हमला करेगा तो वो यहीं से आएगी मिसाइल, यहीं से आएगी मिसाइल। क्योंकि वो पाथ थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं मिसाइल, जिससे कि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। तो पोल के पास जाके ऐसे आता है सब कुछ। जब आप फ्लाइट के रूट्स देखोगे ना, तो वो भी ऐसे घूमे हुए ही होते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जियोइड शेप में है दुनिया, ठीक है। जियोइड शेप होने की वजह से उस शेप के अनुसार उसको चलना होता है। तो यहीं से हमला करेगा, तो कह रहा है कि यहाँ पे मेरे को रेडार लगाना है, इसलिए मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ। तो ये डिफरेंसेस थे नाटो और यूएस के बीच में जो बनते जा रहे थे, नाटो के बाकी कंट्रीज और यूएस के बीच में। हालांकि नाटो का ही पार्ट है यूएस। तो वो डिफरेंसेस दूर करते हुए ये अंकारा समिट हुआ है। इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ जाएगा हथियार बनाने के लिए, क्योंकि नाटो हथियार बना रहा है। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हथियार खरीदने के लिए हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें टाइमली डिलीवरी मिल जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो अपने डिफेंस, जो अपना उनका टारगेट है डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, सबसे पहले वो अपना पूरा करेंगे, फिर उसके बाद अपने अलाइड कंट्रीज का पूरा करेंगे, फिर जाके हमारा नंबर आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो ज्यादा पैसे देगा उसको पहले मिलेगा। अभी हम लोग डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, अभी हमने क्या बनाया, मिग 24, मिग 21 को रिटायर करके कौन सा एयरक्राफ्ट लाया इंडिया,
तेजस, तेजस MK1, ठीक है। तेजस MK1 नाम का हम लोग फाइटर जेट लेके आए, लेकिन उसके अंदर जो इंजन लगना है वो कौन सा इंजन है? वो जनरल इंजन नाम की एक कंपनी है USA की, उस जनरल इंजन के F404 इंजन को हम तेजस के अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब हमने ऑर्डर किया हुआ था और पीछे उन्होंने डिले कर दिया डिलीवरी करने में। फिर उसके बाद बातचीत हुई तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, 2027 से 2032 तक सारी डिलीवरी हम लोग कर देंगे। 100 के आसपास हमने मंगाए इंजन, ठीक है। अब इंजन आने में और ज्यादा डिले हो सकती है क्योंकि उनको अपने फाइटर जेट बनाने हैं, अपने एलाइड पार्टनर्स के फाइटर जेट बनाने हैं, वो ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज, है ना। तो इसलिए इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट महंगा हो सकता है। अब इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि खराब बात है, एक अच्छी बात भी है। वो लोग भी तो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, हम भी तो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना के उनको बेच सकते हैं। हम ब्रह्मोस बेचते हैं, हमने अभी पिनाका बनाया है, पिनाका रॉकेट सिस्टम, है ना। आकाश है, आकाश तीर है, तो ये सिस्टम्स हमारे पास हैं, इंडिजिनस है, ये भी हम लोग उनको बेच सकते हैं और बहुत बढ़िया है हमारे, ठीक है। अगर हम लोग बेच पाए तो देखते हैं, हालांकि वो हमसे नहीं खरीदेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस वेपन्स बनाते हैं वो US। हम भी तो US से ही खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं। हम तो ये जो हमने तेजस बनाया भी है ना, इसका सिर्फ डिजाइन हमारा है, HAL ने डिजाइन किया है इसका, इंजन तो बाहर का ही है, सर्विस कराने भी वहीं जाना पड़ेगा US से। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता US से, टेक्नोलॉजी हमको देता है तो सिर्फ रशिया देता है डिफेंस के अंदर। हाँ जी, सोर्स कोड, सोर्स कोड होता है जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, हर एक मशीन के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, जिस सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो काम करती है। तुमने गाड़ी की चाबी घुमाई, वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहले तो वो इग्निशन वाला सिस्टम होता था पुराना, आजकल बटन दबाया तो भी स्टार्ट हो रही है। और जो इलेक्ट्रिक आ रही है उसके अंदर तो वो स्टैंड हटाते ही कई बार वो ऐसे भी सिस्टम आ रहे हैं कि स्टैंड हटाया स्कूटी का, वो स्टार्ट हो गई, अब बस रेस दो और चल दो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते जा रहे हैं मशीन के अंदर। जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, और सोर्स कोड USA हम हमारे साथ शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से हम उसको USA जब चाहे उसको बंद कर सकता है हमारे इंजन को। हाँ, जो फ्रांस से हमने लिए हैं वो फ्रांस कर सकता है बंद, रशिया ये नहीं करता। रशिया हमको सोर्स कोड भी देता है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, इवन हमको इंडिजिनस इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है। अभी ये है ना लखनऊ वाला जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, जिसके अंदर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, ये ऐसी ऐसी अभी इंडिया के अंदर ब्रह्मोस बनाने के लिए 6 फैसिलिटी कम से कम बन चुकी है, ठीक है। कहीं पर असेंबली हो रही है, कहीं पर उसके हार्डवेयर बन रहे हैं, कहीं पर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। तो तिरुवनंतपुरम में एक सेंटर हैदराबाद में है, एक हरियाणा में, एक लखनऊ में। लखनऊ वाला मेन है, वहां पर सबसे, वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर ब्रह्मोस बन रही है एक्चुअली, ठीक है। तो वो याद रखना हमेशा, आप लोग ऐसे भी यूपी का पेपर दोगे तो आप लोग तो याद रखना ही, ठीक है। तो F404 IN-20 इंजन हम लोगों को USA से चाहिए, जो हम लोगों को वो नहीं दे रहा है, जो कभी भी बंद कर सकता है देने के बाद, ठीक है। तो सोर्स कोड वो होता है, उसका जो कंट्रोल है वो उसी के पास रहेगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, इसका नाम है कुटकी, कुटकी हर्ब। कुटकी हर्ब क्या करती है, ये आयुर्वेदिक और बाकी दवाइयों, आयुर्वेदिक ट्रेडिशनली हम लोग आयुर्वेदा में इसको यूज करते आ रहे हैं। इसके अलावा ये उसमें भी यूज होती है, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज होता है। तो ये हिमाचल के अंदर ही पाई जाती है और लगभग 7400 मीटर की हाइट पे पाई जाती है। कितनी हाइट पे? 2700 मीटर से 4500 मीटर की हाइट पे पाई जाती है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है पिक्रोरीजा, हिमाचल में ये जो पाई जाती है, म्यांमार में भी पाई जाती है, इंडिया में भी पाई जाती है और पाकिस्तान में भी पाई जाती है, ठीक है। इन तीनों जगहों पर पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इसका आयुष्य देखो, एक तो साइंटिफिक नेम याद रखना, पिक्रोरीजा कुर्रा, पिक्रोरीजा कुर्रा, ठीक है। इसके अलावा कुटकी इसका लोकल नेम है और फैमिली इसके है प्लेंटेगेसिया, ठीक है, प्लेंटेगेसिया। इसके अलावा नेचर कैसा है इसका, पेरेनियल मेडिसिनल हर्ब है, हमेशा सदाबहार, मतलब ऐसा नहीं है सीजनल है, हमेशा हरी रहती है, ग्रीन रहती है हमेशा। एल्पाइन सब एल्पाइन हिमालयन रीजन में पाई जाती है
इंडिया, पाकिस्तान और म्यांमार के अंदर ट्रेडिशनली यूज होती है। ये IUCN रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड है ये, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में आती है। अब ये क्या भला है? IUCN रेड लिस्ट तो आप लोगों को पता है, वो एंडेंजर्ड और वो सारे लिस्ट है पूरी की पूरी, नॉट डिटर, हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उसके अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, अब इसका एक हमने क्या मेथड निकाला कि हमने इसको बचा लिया। हमने मेथड निकाला इसके कंजर्वेशन का, स्टोलोन। स्टोलोन मेथड से हमने इसको बचाया। अब स्टोलोन क्या होता है? स्टोलोन होता है, पहले क्या करते थे कि जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट का हमको वो चाहिए, हमें मेडिसिन में यूज करना है, तो इसको रूट के साथ ही पूरा निकाल लेते थे, जिसकी वजह से ये खत्म होता जा रहा था नेचुरली, है ना। अब क्या हमने क्या शुरू किया, हमने इसका स्टोलोन उगाना शुरू किया, यानी कि यहाँ से एक कट लगा के क्या करते हैं, इस तरीके से एक साइड ब्रांच उगाते हैं, जिसको फिर मिट्टी प्रोवाइड करते हैं, वहां पे कट लगाते हैं, तो उसमें से रूट्स निकल जाती हैं और शूट्स भी निकल जाती हैं। ठीक है, तो अब मदर प्लांट को नहीं काटते, अब यहाँ से स्टोलोन से काट के इसको यूज कर लेते हैं। रूट्स की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, तो स्टेम की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर राइमोसोम जो होता है स्टेम के अंदर, उसकी जरूरत पड़ती है दवाई बनाने के लिए। ठीक है, बस इतना सा इसमें ध्यान रखो। और इसके अलावा किसने इसको, ये कंजर्वेशन प्रोग्राम किसने चलाया? हिमालयन रिसर्च ग्रुप है शिमला के अंदर, उसने चलाया। और HRG, हिमालयन रिसर्च ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है, इसके अलावा जिसने मदद की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिमालयन बायोसोर्स मिशन के अंतर्गत आता है ये, हिमालयन बायोसोर्स मिशन के अंतर्गत। ठीक है, अब ये साइट्स क्या है? साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन साइट्स। ठीक है, यूपीएससी में आया था इस साल, और बच्चों ने बहुत हंगामा किया, ये क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। हमने लास्ट ईयर भी इसको पढ़ा था, इस साल फिर पढ़ लेते हैं, आने के चांसेस ज्यादा है। कन्वेंशन है किसके ऊपर? इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। किस चीज को लेके? एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड को लेके। क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये कब हुआ था? 1 जुलाई 1975 को फोर्स में आया था, और साइन कब हुआ था? 1973 में। याद रखना, वॉशिंगटन डीसी के अंदर 1973 में साइन हुआ, 1975 में फोर्स में आ गया साइट्स। ठीक है, इसके अलावा इसका जो सेक्रेटेरिएट है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ये काम करता है। ठीक है, 185 पार्टीज कंट्रीज हैं, 184 कंट्रीज हैं, और एक यूरोपियन यूनियन है, तो 185 टोटल कितने हो गए? पार्टनर हो गए इसके। इसके अलावा वॉशिंगटन कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में 3 मार्च को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, किस किस के अंदर में ये रेगुलेशन लाता है? तो जीवित प्लांट्स, एनिमल्स, मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि लाइव एनिमल प्लांट्स, डेड स्पेसिमेंस, बॉडी पार्ट्स, स्किन, बोन, आइवरी और टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स और प्रोडक्ट्स, ये रेगुलेट करता है इन सबके ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम द सी के अंदर से भी कोई स्पेसिमेन है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, मैनेज कौन करता है इसको? मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सॉरी, जो भी मेंबर कंट्री है उसको एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी अपने यहाँ, और एक साइंटिफिक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। ये रिपोर्ट देंगी कि साइंटिफिक अथॉरिटी रिपोर्ट देगी कि कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी किस कैटेगरी में आ रही है, किसको अपेंडिक्स 1 में रखना है, किसको अपेंडिक्स 2 में और किसको अपेंडिक्स 3 में। आइए, अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स 1 वो है जो कि सबसे ज्यादा खतरे में स्पीशी है, जिसके ट्रेड से अब वो खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन दैट आर और मे बी अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से वो खत्म होने का उसका खतरा है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड जनरली प्रोहिबिटेड होता है इसके अंदर। अपेंडिक्स 1 वाले जो जानवर हैं, जैसे टाइगर, लायन, ये सब हो गए, एशियाटिक लायन है, ग्रेट एप्स है, इस अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं। ट्रेड में बी अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सच एज साइंटिफिक रिसर्च। केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए परमिशन दी जा सकती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट दोनों ही लेने पड़ेंगे। अगर कर रहे हैं तो इंपोर्ट परमिट भी लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट परमिट भी लेना पड़ेगा।
फिर आता है अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 के अंदर वो वाली स्पीशीज आती हैं जो कि अभी थ्रेटेंड नहीं है और जिनका ट्रेड किया जा सकता है। तो कॉमर्शियल ट्रेड इसका परमिटेड है, लेकिन इसके अंदर भी एक्सपोर्ट परमिट लेना पड़ेगा, इंपोर्ट परमिट की जरूरत नहीं है। नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग इसके अंदर देनी पड़ेगी। कौन देगा? साइंटिफिक अथॉरिटी जो उस कंट्री ने बनाई होगी ना, वो कंट्री अपने उस कंट्री की साइंटिफिक अथॉरिटी देगी नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग। ये क्या बताती है कि ट्रेड से इसका डेट्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि ये खत्म नहीं हो जाएगी। इस स्पीशी को ट्रेड अगर हम करेंगे एक लिमिटेड उसमें, तो उससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा, एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं आएगा। ठीक है, तो इंपोर्ट परमिट की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट परमिट की जरूरत है। कौन सी? कहां पर लिखा है? लुक अलाइक स्पीशीज। लुक अलाइक स्पीशीज उनको बोलते हैं, जैसे शेर है, शेर को तो मना है ट्रेड करना, लेकिन शेर के खाने को ट्रेड कर दे तो, शेर के खाने को हिरन को ही ट्रेड कर दे तो उसके लिए खाना नहीं बचेगा ना। तो भी ऐसी लुक अलाइक स्पीशीज को भी इसके अंदर कवर किया जाता है। जो लुक अलाइक स्पीशीज है, यानी कि जो उस इकोसिस्टम में जो प्रोटेक्टेड है अपेंडिक्स 1 के अंदर, वो डिपेंडेंट है, अपेंडिक्स 1 वाले डिपेंडेंट है अगर किसी स्पीशी के ऊपर खाने के लिए या किसी भी तरीके से, तो उन स्पीशीज को भी इसके अंदर प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो होते हैं लुक अलाइक स्पीशीज। ठीक है, इसके अलावा अपेंडिक्स 3 है। अपेंडिक्स 3 के अंदर वो स्पीशीज आती हैं जिसके लिए रिक्वेस्ट की गई है। अगर किसी कंट्री के अंदर कोई जानवर, कोई फ्लोरा या फौना प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए वो कंट्री रिक्वेस्ट करेगा कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो अपेंडिक्स 3 में डाल देते हैं उसको। जैसे इंडिया के अंदर ब्लैक बियर है, वो ब्लैक बियर ब्लैक बग है जिसका सलमान खान ने शिकार कर लिया था, तो वो वाला इसके अंदर आता है अपेंडिक्स 3 के अंदर। ठीक है, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, 20 जुलाई 1976 को रेटिफाई कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका सारा कार्यक्रम चलता है। इसके अंदर वो दोनों एजेंसीज आ जाएंगी, साइंटिफिक एजेंसी, मैनेजमेंट एजेंसी, वो दोनों इसके अंदर मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट पूछ सकते हो?